वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेगा डिवेंचर्स। ठीक है, जिसने अभी तक पढ़ रखा है उसका एकदम कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं कर रखा उसको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द डिवेंचर्स चैप्टर। ठीक है, दिस चैप्टर इज रिकमेंडेड फॉर ऑल द बोर्ड स्टूडेंट, वेदर इट इज सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड्स के आप स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो से पूरा का पूरा डिवेंचर्स कवर कर लोगे। इवन एज वेल एज सीए फाउंडेशन, जो सीए फाउंडेशन देने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो रिकमेंडेड है, ताकि आप लोग पूरा का पूरा डिवेंचर्स कवर सको। आप लोग को करना क्या है, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैंने नोट्स लिख रखे होंगे, आपको वीडियो पॉज करना है और वो नोट डाउन करना है अच्छे से। जिस एग्जाम्पल को मैं लूंगा वो एग्जाम्पल्स आपको मेरे साथ करना है। इफ बाई चांस आपका नहीं होता है, पॉज करके वापस बैक जाके उसको अच्छे से सुनिएगा, आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पक्का से मैं आपको सॉल्व करके वो शो करूंगा, आपको मैं रिवर्ट बैक करूंगा। इफ आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने सारे दोस्तों से जरूर शेयर करना एंड बोलना कि देखने के लिए, ताकि उनका भी ये डिवेंचर्स पूरा हो जाए। बेसिकली वी आर फोकसिंग द टर्म टू, प्लस मैं ये बोलूंगा ये टर्म टू नहीं, कितने भी बोर्ड्स एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें डिवेंचर्स काम आएगा आपको। प्लस सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आप लोग भी अच्छे से सुन लो, ये वीडियो आप देखने से पूरा का पूरा डिवेंचर्स आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? आपको करना क्या है, साथ साथ में नोट्स उतारने हैं एंड इस टॉपिक को कवर करने के बाद पूरा, यदि आपको लगता है एक बार में नहीं, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इट्स अ शॉर्ट वीडियो, रिविजनरी वीडियो, जहां पे मैं डिटेल्ड में क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन ईच एंड एवरी कंसेप्ट के ऊपर में आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो डिवेंचर्स पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर अपने को कवर क्या क्या करना है। इफ ये सारे 10 पॉइंट्स चिक मार्क हो गए, आपके टिक 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 चल गए, तो समझ लेना आपको पूरा का पूरा डिवेंचर्स आता है। एक से एक जैसे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये कॉपी में आपको भी लिख के रखना है, क्योंकि जब भी आपको एक नया टॉपिक पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, तो एटलीस्ट उससे पहले आप नोट डाउन करके रखिए कि उस टॉपिक में आपको पढ़ना कितना है। एक बार वो क्लैरिटी रहेगा तो आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको बस करना क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक चलना और देखना है कि आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं क्या। एक बार वो हो गया, इसका मतलब वो चैप्टर पूरा कवर्ड है। सो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले समझना है कि डिवेंचर्स होता क्या है, डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है, डिवेंचर्स को हम कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो रहता है, डिवेंचर इशू के साथ साथ में डिवेंचर का रिडम्पशन का कंडीशन भी आपसे पूछा जाता है, तो उसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको करना है। फिर जब हम अदर देन कैश इशू करेंगे तो उस टाइम में हम लोग को क्या अकाउंटिंग एंट्रीज ध्यान में रखना है। कोलैटरल सिक्योरिटी जो बहुत जन को प्रॉब्लम होता है, उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा सीखेंगे। फिर उसके बाद कैसे हम लोग को डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ एंट्री पास करना है, या फिर कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि एवरी ईयर कितना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना चाहिए। एंड देन इंटरेस्ट से रिलेटेड और टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला जो कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, वो अपने को कवर करना है। ठीक है, आप आराम से, आपको लगे कि ये सब चीजें आपके नोट्स में होना चाहिए, आप आराम से वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको लिखते रहना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने नोट्स लिखाया है वैसे आपके कॉपीज में होना चाहिए, इफ आप चाहते हैं कि डिवेंचर से आपका पूरा कंप्लीट फुल मार्क्स आए। तो देखो, सबसे पहले डिवेंचर्स, डिवेंचर्स होता क्या है, डिवेंचर्स आर द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी। देखो, कंपनी को पैसा चाहिए, पहले तो हमने सीखा था शेयर्स, कंपनी पैसा कैसे ले सकती है, मार्केट में शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है, लेकिन शेयर्स इशू करने से वो क्या बन जाते हैं, हमारे शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट कंपनी डोंट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ओनर्स, मालिक नहीं बढ़ाना चाहती, वो अपना कैपिटल बेस को नहीं इंक्रीज करना चाहती, फिर भी उसको पैसा चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे बैंक से जाके लोन ले लेगा, माइट बी पॉसिबल, बैंक्स आर लिमिटेड, लेकिन पब्लिक से लोन लेना चाहती है कंपनीज। जब अदर देन बैंक्स, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन लेना चाहेगी तो क्या करेगी, आपसे लोन मांगने आएगी। लेकिन जब भी आपसे लोन मांगने आएगी तो आप सामने वाले को क्या बोलते हो, भैया क्या गारंटी है वापस आप रिटर्न कर दोगे, राइट? हमारा, हम लोग यही बोलते हैं ना, अच्छा लोन तो ले रहे हो, ठीक है हम दे देंगे, हमारे पास मॉर्गेज क्या रखोगे, गारंटी क्या है कि हमारा लोन मिल जाएगा, और लोन पे इंटरेस्ट कितना दोगे, राइट? सो ये कुछ नहीं है, एक तरह से क्या है,
एक तरीका है कंपनी का पब्लिक से बोरो करने के लिए। अब ये बोरोइंग कोई 2 महीना 6 महीना के लिए तो होगा नहीं। इफ 2 मंथ 6 मंथ छोटा मोटा बोरोइंग्स करना है तो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकती है कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। सो बेसिकली इट विल बी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है डिबेंचर्स अपना, इट इज अ मनी बोरोड फ्रॉम पब्लिक फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जो कंपनी पब्लिक से बोरो करती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या फिर इसको और अच्छे से क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी इशू करेगी जिससे अपन लोन ले रहे हैं, यानी रिटन एक्नॉलेजमेंट। उसमें रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जहां पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहेगा कि कितने रुपए का डिवेंचर्स है, कितने टाइम बाद में आपको रीपेमेंट मिलेगा, कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, कितने साल बाद हम पेमेंट करेंगे, लमसम पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारा ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशन, प्लस आपका डिवेंचर कौन सा है, फ्यूचर में आप चाहो तो क्या उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो क्या, ईच एंड एवरीथिंग। सो इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय कंपनी अंडर द सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि बिना कंपनी के सील के तो कंपनी का डॉक्यूमेंट लीगल होता ही नहीं है। क्लियर है? एक चीज ये ध्यान में रखनी है, यदि कभी भी डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर्स पूछे तो लेमन में क्या बोलते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और सर्टिफिकेट जो कंपनी इश्यू करती है टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और सोफिस्टिकेशन में क्या बोल सकते हैं, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट क्या मतलब होता है, उधारी। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मतलब वो लिखित में होगा, टेकन बाय ए कंपनी अंडर द सील ऑफ द कंपनी। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना, अब हमने कंपनी ने क्या किया है, हमसे बोरो किया है, इसका मतलब जिससे भी बोरो करते हैं हमें रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। तो हमने फाइनेंस में सीखा है, अकाउंट्स में सीखा है कि कोई भी इंसान जिसको हमें पैसा देना होता है क्रेडिटर होता है। हेंस डिबेंचर होल्डर्स आर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। यहाँ वर्ड यूज किया लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि देखो विद इन 12 मंथ्स के लिए होता तो वो शॉर्ट टर्म होता, बट ये क्या है, वो तो मोर देन 12 मंथ्स के लिए डिबेंचर इश्यू करेगा ना कंपनी, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी पूछे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब मैक्सिमम लाइफ, मैक्सिमम कोई भी कंपनी, एक डिबेंचर्स का टेन्योर 10 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम करती है, जैसे ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब ऐसी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स लंबे लंबे चलेंगे और उनको बोलेंगे कि 10 साल के लिए लोन लो, तो नहीं चलेगा ना। तो लॉ ने क्या बोला कि वो सारी कंपनी यानी ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कैन इश्यू डिबेंचर्स अप टू 30 इयर्स ऑफ लाइफ। क्लियर है? ये सारा चीज आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। आराम से आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखते रहिए। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा बिकॉज दिस इज ए रिविजनरी लेक्चर, ये कोई डिटेल्ड में नहीं होगा। बट हाँ, मैं एश्योर करता हूँ आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो आपका डिबेंचर्स का एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा और आप जस्ट नोट्स के साथ में क्वेश्चंस को कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो हमें ये क्लियर है डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर्स होल्डर को अपन क्या बोलते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? और डिबेंचर्स कितने टर्म के लिए हम, कितने लाइफ के लिए हम इशू कर सकती है कंपनी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यानी हमने पहला पार्ट क्या चीज देखा था, पहला पार्ट अपन समझ चुके हैं कि डिबेंचर्स होता क्या है, ये अपना टिक हो गया। नाउ कितने तरीके के डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, 7 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये 7 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। देखो मैं आराम से आपको ब्रीफिंगली बता रहा हूं, इफ आपको लगे इसके बारे में लिखना है तो आप मेरे को अच्छे से सुनिए, पॉज कीजिए और उसके बारे में लिख लीजिए। क्लियर है? सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी अपना कुछ एसेट फिक्स्ड मॉर्गेज रखती है, यानी एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट यदि कंपनी कोई डिफॉल्ट करे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट करने में, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, उस एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इस टाइप के डिबेंचर्स को अपन बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है स्पेसिफिकली कोई एसेट अटैच्ड नहीं होती। जैसे सपोज किसी कंपनी के पास 3 बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग को बोल दिया कि डिबेंचर होल्डर ही आपके लिए, बाई चांस हमने आपका पैसा नहीं चुकाया तो आप क्या करना, इस बिल्डिंग को बेच देना और अपना पैसा रिकवर करना। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि स्पेसिफिक एसेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। नॉर्मली अनसिक्योर्ड का मतलब ये मत मानो कि उन लोग के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऑल द डिबेंचर होल्डर्स हैव फ्लोटिंग चार्ज।
फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज दो चीज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब सपोज ये घड़ी है, ये घड़ी मैंने आपके पास गिरवी रख दी, यदि मैं आपका पैसा नहीं चुकाऊंगा तो आप क्या करोगे, ये घड़ी बेच दोगे, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और एक मैं बोलता हूँ देखो मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, मेरी जो भी एसेट्स है आराम से जो भी आपका मन करे जिस टाइम मैं लिक्विडेट होऊंगा जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना पैसा रिकवर कर लेना, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर। फिर रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि मेरे डिबेंचर होल्डर कौन कौन है और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने इशू कर रखे हैं। यानी जिस डिबेंचर होल्डर का कंपनी के रजिस्टर में नाम होगा इंटरेस्ट उसी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। सपोज आपने क्या किया, कंपनी बोलती है मैं 30th सितंबर को इंटरेस्ट दूंगी और आपने क्या किया 1 अगस्त को ये डिबेंचर किसी एक्स पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन टिल 30th सितंबर जब इंटरेस्ट देने का डेट आया तब तक कंपनी ने क्या किया, ये नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी भी आपके नाम से ही है। इसका मतलब इंटरेस्ट विल बी गिवन टू यू नॉट टू दिस पर्सन, एक्स को नहीं मिलेगा। दो एक्स के पास डिबेंचर है बट सिंस उसका नाम अभी तक कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं आया इसीलिए उसको नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। इंटरेस्ट इज गिवन टू द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द डिबेंचर। क्लियर है। फिर बियरर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, बियरर डिबेंचर उसका उल्टा है। इफ आपने किसी को डिबेंचर ट्रांसफर कर दिए और नाम भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है कंपनी के रजिस्टर में, फर्क नहीं पड़ता, इफ वो डिबेंचर्स ट्रांसफर हो चुके हैं मतलब इंटरेस्ट उसी को मिलेगा। बियरर डिबेंचर का मतलब है होल्डर ऑफ द डिबेंचर, इंटरेस्ट इज गिवन टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर। आई थिंक क्लियर है। रजिस्टर्ड क्या होता है, बियरर। रजिस्टर्ड में क्या होगा कि जिसका नाम रजिस्टर होगा इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बियरर के केस में किसको मिलेगा, जिसके हाथ में डिबेंचर्स होते हैं उसको इंटरेस्ट देगी कंपनी। क्लियर है। फिर एक होता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ही होता है रीपेमेंट करना, कि कंपनी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस एग्रीमेंट में लिख देगी कि हम आपको पैसा रिडीम कर देंगे, उसको अपन बोलते हैं रिडीमेबल। मतलब ये कभी भी लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए डिबेंचर्स कंपनी इशू नहीं करेगी, रिडीमेबल। और इरिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी डिबेंचर्स रिडीम नहीं करेगी। कंपनी चाहे तो लाइफ टाइम रख सकती है लेकिन इस टाइप का डिबेंचर्स होता ही नहीं है। लॉ को यहाँ से हटा देना चाहिए बिकॉज कोई भी कंपनी ऐसा डिवेंचर इशू कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि मैक्सिमम 10 साल या फिर 30 साल ही तो लाइफ हो सकती है, तो इरिडीमेबल होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। फिर एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का मतलब हम डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं, इफ यू वांट देन एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ योर डिवेंचर्स आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करवा लेना इधर इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और एनी अदर डिवेंचर्स, उसको अपन बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। जैसे कि आप स्कूल्स में एडमिशन लेते हो तो आपके पास कभी कभी स्टार्टिंग में ऑप्शन होता है ना, आप एक 5th सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, मैथ्स ऑप्ट करते हो, फिर स्कूल वाले बोलते हैं देख लीजिए 1-2 महीना समझ में आए तो ठीक है, वरना आप क्या करना आईपी ले लेना या फिर कोई और सब्जेक्ट्स ले लेना। इसी तरीके से कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होता है। आई होप ये आपको क्लियर है कि डिवेंचर्स कितने तरह के होते हैं, ये नाम्स वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे और इसके अंदर जो कंटेंट लिखना है आप चाहो तो मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और इसके साथ साथ में कंटेंट लिख लीजिए। क्लियर है। तो हमारा पहला 2 पॉइंट जो इस चैप्टर में कवर करना था जो हमने कर लिया। आगे चले अब इसमें। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंपनी अकाउंट जब आपका स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले आपने शेयर्स के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट डिबेंचर्स। तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मेजर डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो बेसिक चीज तो पता ही है कि शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर मालिक होते हैं कंपनी के, सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। वेयर एज डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स हमने देखा ये क्रेडिटर होते हैं, हम लोन लेते हैं। क्लियर है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वेयर एज डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन डिविडेंड तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी के पास लॉसेस होंगे तो डिविडेंड कभी दे ही नहीं पाएगी। और देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी का मर्जी 10%, 20%, 50, 200, 500% कितना भी डिविडेंड दे सकती है, वो कंपनी के दिल के ऊपर डिपेंड करता है, मीटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कभी देगी जब कंपनी में प्रॉफिट है। लेकिन इंटरेस्ट, यदि आपने किसी को लोन दिया है और सामने वाला आदमी ऐसा बोले भैया अभी तो धंधा चल ही नहीं रहा, मैं तो लॉस में हूँ, मेरा काम ही नहीं हो रहा, तो आप क्या उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्या? इंटरेस्ट तो लेंगे। और हर बार क्या इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है क्या? जिस टाइम हम लोन देते हैं उसी टाइम इंटरेस्ट फिक्स रहता है। सो इंटरेस्ट इज गिवन एट फिक्स रेट, चाहे कंपनी लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है।
अब शेयर्स के केस में शेयर होल्डर मालिक होते हैं। जब मालिक होंगे तो कंपनी की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी उसमें वोटिंग्स भी तो वही करेंगे, क्योंकि एक मालिक तो नहीं बहुत सारे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होता है। लेकिन क्रेडिटर्स के पास कहां से वोटिंग पावर होगा? वो तो क्या है, आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर्स को तो हम इंटरफेयर करने भी नहीं देते। सो डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। प्लस शेयर्स कभी भी हम डिस्काउंट में इश्यू कर सकते थे क्या? शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट में नहीं इश्यू कर सकते थे, हाँ एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। लेकिन डिवेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से नीचे प्राइस में हम लोग इसको इश्यू कर सकते हैं। क्लियर है वाला चीज? और जब भी कंपनी बंद होगा, जब भी कंपनी बंद होगी ना, शेयर कैपिटल बाद में शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाएगा। लाइन में सबसे पहले कौन खड़े हो जाएंगे? शेयर होल्डर से पहले डिबेंचर होल्डर आके खड़े हो जाएंगे। यानी ये पता है हमें कि डिबेंचर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा और बाद में शेयर कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है? आप आराम से इस चीज को भी नोट डाउन करके रखिएगा और अच्छे से रीड कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए, एक बार नहीं तो दो बार आराम से तसल्ली से सुनिए और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लगेगा आपको। क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिस्टिंग्विश क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है कि डिबेंचर्स को इश्यू कैसे कर सकते हैं। अब कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी इश्यू शेयर्स कैसे इश्यू कर सकते हैं? पब्लिक को देते थे और पब्लिक से पैसा लेते थे ना, राइट? आपके पास कोई सामान है, आप कैसे इश्यू करोगे? आप दोगे और उसके बदले में पैसा लोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक कार पसंद में आई, कंपनी को एक फैक्ट्री पसंद में आई, कंपनी ने बोला ये फैक्ट्री मुझे दे दो, तो जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या बोलेगा? मुझे बदले में पैसा दो। तो कंपनी क्या बोल सकती है? एक काम करो, पैसा नहीं मेरे से डिबेंचर्स ले लो। बार्टर सिस्टम तो क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। और कभी कभी क्या होता है, कंपनीज बैंक के पास लोन लेने जाती है। लोन जब भी हम लेते हैं, बैंक विदाउट मॉर्गेज कुछ भी नहीं देता, तो हमें मॉर्गेज रखना पड़ता है। इफ व्हेन बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मॉर्गेज व्हिच यू हैव केप्ट, तो बैंक बोलती है भैया ना, इससे ना हो पाएगा, ये जो आपने मॉर्गेज रखा है मेरे पास में, इससे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप कोई सेकेंडरी गारंटी मुझे दे सकते हैं क्या? बाई चांस सपोज आप लोन लेने गए और आपने क्या किया, आप पर्सनल लोन लेने गए, ठीक है? तो वहां पे आपने गोल्ड गिरवी रख दिया, मॉर्गेज रख दिया। गोल्ड रखने के बाद भी बैंक वाले को डाउट हो रहा है, अरे नहीं बाई चांस इस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, हम सोना बेचेंगे और सोने का वैल्यू इस टाइम गिरा हुआ है या फिर ये इतने वर्थ का नहीं निकला, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। बैंक बोलता है नहीं 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 नहीं, आप एक काम कीजिए, कोई और गारंटी है क्या जो आप दे सकते हो? तो आप क्या करते हो, उस बैंक का प्रीमियम कस्टमर जो होता है, उसमें उसके साथ आपकी यदि जान पहचान है तो आप क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज यार एक बार मैनेजर को कॉल कर दो ना। तो वो जब मैनेजर को कॉल कर देता है तो मैनेजर क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई टेंशन नहीं है, अब इससे पैसा रिकवरी भी नहीं हुआ, हम तो उस आदमी को पकड़ सकते हैं। उसी को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी को अपन क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। कंपनी जब बैंक के पास लोन लेने जाती है, ठीक है, कंपनी ने सपोज अपनी बिल्डिंग मॉर्गेज रख दी, लेकिन बैंक सेटिस्फाइड नहीं है उस बिल्डिंग से, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर्स रख सकती है। उसको अपन बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब कंपनी डिवेंचर्स कैसे कैसे इश्यू कर सकती है? कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है कैश में, पब्लिक को दिया पैसा ले लिया, या फिर बार्टर सिस्टम, क्या किया, एसेट खरीदा उसके बदले में डिवेंचर्स दे दिए, किसी का बिजनेस खरीदा और उसके बदले में उसको क्या किया हमने, डिवेंचर्स इश्यू कर दिया, या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी जिसको अपन सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब बाद में डिवेंचर्स इश्यू करे कैसे? डिवेंचर्स का भी अपना एक फेस वैल्यू होता है, तो उस फेस वैल्यू का जैसे 100 रुपए का, लेट्स से अज्यूम हम पूरे लेक्चर में क्या करेंगे, एक डिवेंचर को 100 रुपए फेस वैल्यू का अज्यूम करेंगे। 100 रुपए का डिवेंचर्स आप चाहो तो 100 रुपए में बेच लो, 100 रुपए का डिवेंचर्स आप चाहो तो 120 रुपए में बेच दो, 100 रुपए का डिवेंचर्स आप चाहो तो 80 रुपीज में पब्लिक को सेल करो। कोई रोकता है क्या आपको? इसी को बोलते हैं डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार। पार का मतलब 100 का सामान 100 में बेचा हमने, 100 का फेस वैल्यू का इशू प्राइस 100 रुपए। प्रीमियम का मतलब क्या है? 100 का चीज हमने पब्लिक को कितने में बेचा? 120 रुपए में। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 100 का चीज हमने पब्लिक को बेचा 80 90 जितना भी, मतलब बिलो फेस वैल्यू। जब आप सेल करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। यानी डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्लियर है? अब जब कंपनी पब्लिक से लोन लेगी उसी टाइम बता देगी ना कि हम आपको रीपेमेंट कब करेंगे और कितना रुपए करेंगे। लेकिन एक चीज बताओ,
कंपनी ने तुम्हारे पास 100 रुपए का डिबेंचर्स गिरवी रखा, मतलब वो डॉक्यूमेंट दिया, उसके बदले में तुमसे पैसा लिया, कितना भी लिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द टेन्योर, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, क्या आप 100 रुपए से नीचे एक्सेप्ट करोगे क्या? लेट्स से सपोज आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार दिया, दोस्त बोलता है 2 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है, 10,000 रुपए के बदले वो 2 महीने बाद आता है, बोलते है काम करना 9,900 ले ले, तुम बोलेगा पागल हुआ है क्या, 10,000 से तो एक ठेला नीचे भी नहीं लूंगा, यानी तुम 9,999 भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिमिलरली रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, जब कंपनी उस डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेगी, रीपेमेंट एट पार हो सकता है या फिर एट प्रीमियम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने दोस्त को लोन दिया 10,000 और बोला 2 महीने बाद में मैं तुमसे 11,000 लूंगा, ठीक है, या फिर वो आपका दोस्त बोलता है कि 10,000 आज लोन लेके जा रहा हूँ, लेकिन रीपेमेंट के टाइम में आपको 10,100 दूंगा, वेरी गुड, उसको बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। और 10,000 का लोन के बदले में 10,000 ही रीपेमेंट हो, उसको अपन बोलते हैं एट पार। क्लियर है? तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिबेंचर्स को पार में इशू कर सकते हैं, प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ पार एंड प्रीमियम में ही होगा, कभी भी नेवर एवर डिबेंचर्स बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो ये समरी आपको हेल्प करेगी बार बार पढ़ने की, इशू कैसे हो सकता है, पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, लेकिन पार वाले डिबेंचर्स को भी हम कैसे रिडीम कर सकते हैं, इधर एट पार और इधर एट प्रीमियम। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं, हमारा फेस वैल्यू है, मैं यहाँ पे कॉमन फेस वैल्यू ले लेता हूँ एक डिबेंचर का 100 रुपए, ठीक है, तो हमने इशू किया 100 रुपए में, इशू किया 120 रुपए में, इशू किया 90 रुपीज में, ये हो गया अपना इशू प्राइस। अब रीपेमेंट के टाइम कंपनी चाहे तो इसको क्या कर सकती है, 100 का चीज 100 का रीपेमेंट कर सकती है, कंपनी चाहे तो इशू के टाइम ही कंपनी आपको बता देगी कि इतना रीपेमेंट मिलेगा आपको, कंपनी चाहे तो इसके लिए आपको 120 यानी फेस वैल्यू से ज्यादा भी, हमेशा ध्यान रखना पूरे के पूरे कंपनी अकाउंट्स में ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कंपेयर विद द फेस वैल्यू, ऑलवेज फोकस ऑन द फेस वैल्यू, इशू प्राइस से फर्क नहीं पड़ता हमें, फेस वैल्यू से कंपेयर करो। तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, 100 रुपए में रीपेमेंट कर सकती है, या फिर कंपनी चाहे तो कैसे रीपेमेंट कर सकती है, कंपनी इसको 120 रुपए में का भी रीपेमेंट कर सकती है। अब आप सोचोगे तब तो क्या ही फायदा, 120 में इशू किया था, 120 में रीपेमेंट कर रही है, नहीं, मैंने क्या बोला, कभी भी इशू प्राइस देखना ही नहीं अपने को, हमेशा कंपैरिजन किसके साथ करोगे, फेस वैल्यू के साथ। फिर से बोल रहा हूं, किसके साथ कंपैरिजन करोगे, फेस वैल्यू के साथ अपन कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है? नाउ यहाँ पे 90 में इशू किया था, लेकिन देखो फेस वैल्यू से नीचे कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता, यानी इट कैन बी एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम। क्लियर है ये चीज? आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आराम से, इतना चीज यदि आपको चाहिए आप फिर से रिवाइंड कीजिए, अच्छे से सुन लीजिए कि सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। तो पॉइंट्स वाइज जाए अपन, पॉइंट्स वाइज चले, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, यहां तक कवर हो चुका। अभी अपने को जर्नल एंट्री सीखना है, एक बार जर्नल सीख ले, एकदम फोकस से सीखना। देखो जर्नल में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि उसके साथ साथ रिडम्पशन का कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, और ये अजम्पशन लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग वो कवर नहीं करेंगे जैसे शेयर्स में करते थे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऐसा कुछ नहीं। हम अज्यूम करेंगे कि सारा का सारा पैसा, इशू प्राइस हैज बीन कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये हमारे पूरे टॉपिक में अजम्पशन चलेगी। अजम्पशन क्या है, हमारी एक इनबिल्ट अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है, लिख लेते हैं हम लोग, कंप्लीट issue price is paid at the time of application। नाउ एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी सिक्योरिटी कंपनी का
और उसका का पूरा पैसा इश्यू प्राइस एप्लीकेशन के साथ में आ जाता है, तब हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग ओपन नहीं करते, वी ओपन ए जॉइंट अकाउंट, उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? नाउ एक एक करके हम लोग केसेस पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। केस 1, लेट्स से माय फेस वैल्यू, एफवी का मतलब फेस वैल्यू डिबेंचर का है 100 रुपए, आईपी का मतलब इशू प्राइस, हमने उसको इशू किया 100 रुपए में। क्लियर है? और आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू, और हम उसको रिडीम करेंगे 100 रुपए में। यानी ये केस क्या हो गया? इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार वाला केस हो गया अपना। कौन सा केस हो गया? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, ये केस हो गया अपना। तो यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बताइए? सबसे पहले हमेशा सबसे पहले एप्लीकेशंस आती है कंपनी के पास में, तो जब एप्लीकेशंस आएगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, और अज्यूम करते हैं क्या है? 12% डिवेंचर्स है, ये अजम्पशन है हमारी कि सारे डिवेंचर्स 12% है। टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account being application money received। क्लियर है? इतना हमें क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है 100 रुपए रिसीव्ड हुआ है। इश्यू प्राइस 100 रुपए था ना, मैंने क्या बोला? सारा कंप्लीट एक साथ में ही हम लोग रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम अलॉट करेंगे और रिडम्पशन के टाइम भी 100 देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। तो हमें रिडम्पशन के टाइम का टेंशन ही नहीं लेना। अभी सीधा क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री आएगा मेरा, सेकंड एंट्री क्या आने वाला है? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 12% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए। ये कौन थे? ये सारे पर्सनल नेचर अकाउंट, ये वो इंसान जिन्होंने अप्लाई किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों को डिवेंचर्स अलॉट कर रहे हैं। बीइंग डिवेंचर अलॉटेड। आई होप ये केस आपको क्लियर है। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बन सकता है अपना? फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू किया 100 रुपए में, लेकिन रिडम्पशन करेंगे 80। क्या भैया, अभी तो आपने बोला कि हमेशा फेस वैल्यू से देखना है, और फेस वैल्यू से नीचे पेमेंट तो कभी कोई रिसीव ही नहीं करेगा, तो वो आपकी कंपनी में कैसे हो सकता है? डिबेंचर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। ये चीज क्लियर है? तो रिडम्पशन वैल्यू मानते हैं 120 रुपए। ये कौन सा केस हो गया अपना? इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है ये चीज? तो पहले वाला अकाउंटिंग एंट्रीज तो कांस्टेंट होगा, ये वाला अकाउंटिंग एंट्री तो मेरा क्या होने वाला है? कांस्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी मिलेगा अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? ये वाला एंट्री अपना क्या होने वाला है? कांस्टेंट है, तो फटाफट ये वाला एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, मेरे पास शॉर्टकट है, मैं यहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। आई हैव दिस शॉर्टकट ऑप्शन, बट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री भैया, पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन रिसीव करने का, नेक्स्ट एंट्री होगा अलॉटमेंट करने का। तो हम अलॉटमेंट करेंगे, क्या करेंगे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, आप मेरी तरह से शॉर्टकट मत लिखना, पूरा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखना है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12%
डिबेंचर अकाउंट हो तो गया भैया, फिर क्या नया था, दोनों तो सेम ही है। नहीं, एक चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इशू के टाइम आपको पता था कि 20 रुपए आपको क्या करना है, जब भी हम रीपेमेंट करेंगे ज्यादा देना है ना, यानी कंपनी को नुकसान होगा जिस टाइम रीपेमेंट करेगा। फेस वैल्यू है 100 रुपए और रीपेमेंट करेंगे हम 120 रुपए, यानी कंपनी को क्या होने वाला है, 20 रुपए का नुकसान होने वाला है। आज कंपनी के पास इतना पैसा आया है, हमने प्रूडेंस पढ़ रखा है। प्रूडेंस क्या बोलता है, एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन। तो उसके अकॉर्डिंग ही तो हम लोग क्या करते थे, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं ना। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करना है। जब हमें पता है कि फ्यूचर में 20 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो आज ही अपन क्या करेंगे, ऐसा एक प्रोविजन बना ले। देखो, उसको प्रोविजन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, प्रोविजन जैसा ही हम काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है 20 रुपए फ्यूचर में चाहिए, और इस 20 रुपए को हमें क्या करना चाहिए, आज ही अलग कर दो, लाइबिलिटी मान लो उसको। फ्यूचर की लाइबिलिटी को आज ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, श्योर्ड लाइबिलिटी है, होना ही है। तो क्या होगा, इसको अपन बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम देना है ना रिडम्पशन के टाइम में। तो डेबिट क्या करे भैया, अकाउंटिंग एंट्री तो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसी को अपन बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू के टाइम ही पता था ना कि लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो अकाउंट का नाम भी क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट being debentures allotted। क्लियर है केस 2? चले आगे अपन, मस्त तरीके से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। जिसका पहले से नोट्स लिख के रखा हुआ है वो मस्त बिंदास नोट्स खोलो और साथ साथ बस रिवाइज करते जाओ। अब करते हैं केस 3। केस 3 में क्या केस बनाए अपन, कि फेस वैल्यू है मेरा 100 रुपए, इशू प्राइस 120 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। यानी ये क्या केस हो गया, इशू किया है हमने प्रीमियम में, 100 का चीज 120 में बेचा। पहला तो कंपैरिजन इन दोनों में होता है, नेक्स्ट कंपैरिजन किस में होता है, इन दोनों में। बट रिडेम्पशन कैसे करेंगे, एट पार। यानी ये केस क्या हो गया, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो अभी अभी आपने अकाउंटिंग एंट्री सीखी थी, ये तभी करनी होती है जब आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अदरवाइज इस अकाउंटिंग एंट्री का कभी भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर क्या करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन कितना रुपए, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा इशू प्राइस एक साथ में कलेक्ट कर रहे हैं, तो 120 रुपए आएगा यहाँ पे। अब इनको क्या करेंगे हम, डिवेंचर्स अलॉट कर देंगे। अलॉट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बताओ, कंपनी ने आज 100 का चीज 120 में बेचा, लेकिन कंपनी के लिए तो वो लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी हमेशा फेस वैल्यू की होती है, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फेस वैल्यू। तो ये भैया बार बार आप ये नाम के आगे 12% ये क्या लिखते जा रहे हैं, दिस इज द कूपन रेट, दिस इज नोन एज कूपन रेट। यानी कंपनी जब जब इंटरेस्ट देगी ना, तब वो इस रेट से देगी। यानी जब भी आप कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले से मेंशन रहता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ऐसा बोलती है क्या, एक काम करो अगले महीने तो ऐसे इंटरेस्ट दे देना, फिर 2 महीने बाद सोचेंगे मेरी जरूरत जैसी होगी वैसे इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। जब लोन लेते हैं तभी पता रहता है कितना इंटरेस्ट देना होता है। सिमिलरली जब कंपनी आपसे लोन लेगी डिवेंचर्स देके, तो उसी टाइम बता देगी कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है? तो अकाउंटिंग एंट्री तो मैच नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, 20 रुपए एक्स्ट्रा है ना, दिस 20 रुपीज इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, जिसको अपन क्या बोलते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट एसपीआर में चला जाएगा। फिर एसपीआर के प्रोविजन थे 54 सबसेक्शन 2 के अंदर 5 जगह ही यूज हो सकता है। तो अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना आप शेयर्स के चैप्टर में जाना, वहां पे अच्छे से आपको लिखाया हुआ था, तो आप कवर अप कर लीजिएगा। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, हो गया ये केस भी अपना। आगे चले अपन, ठीक है। जहां पे भी आपको लग रहा है, देखो सिंस इट इज अ रिविजनली लेक्चर, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो आपको लगे कि थोड़ा स्लो दिखना है, पॉज करो, फिर से पीछे जाओ, आराम से सुनो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो और फिर आगे सुन लेना आप। क्लियर है? तो देखो केस 4, केस 4 क्या हो सकता है? फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू प्राइस 120, रिडम्पशन वैल्यू 120। यानी हमने क्या किया, ये कौन सा केस हो गया? issued at premium, redemption at प्रीमियम। इशू के टाइम भी क्या करना है? फेस वैल्यू से कंपेयर करना है, और रिडम्पशन के टाइम भी किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा फेस वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। तो पहला एंट्री तो भैया फिक्स है कि एप्लीकेशन रिसीव होता है, यस, और हम यहाँ पे सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में ही रिसीव कर रहे हैं, तो जितने का इशू प्राइस है उतना पूरा का पूरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा अपने को, 120 रुपए मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? डिबेंचर्स अलॉट करने। अब यहाँ पे देखो, जब अलॉट करेंगे तभी हमें पता है कि फ्यूचर में 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका प्रोविजन बना लेंगे, पैसा अलग कर लेंगे और बुक्स में लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट। क्लियर है ये चीज? तो क्या एंट्री होगा? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to 12% debenture account to securities premium reserve account to premium on redemption of डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आराम से हो गया ये वाला पार्ट। तो 120 वालों को तो 100 रुपए का डिवेंचर तो 100 का ही था ना, तो 20 रुपए क्या है मेरा प्रीमियम में चला गया, और बाकी 20 रुपए फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा पे करना है आज ही अलग कर लेंगे, तो वो हो गया यहाँ पे मेरा बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। इफ अच्छे से रिवाइज हो रहा है, मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। खाली सेल्फिश मत बनो कि खुद खुद पढ़ लिया बाकी को रहने दो, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होना है अपने को। सेवा भाव रखो मन में थोड़ा सा। देखो मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग का भी एक फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला होने दो। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में चले अपन, केस नंबर 5। फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू प्राइस 80 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। ये कौन सा केस हो गया अपना? इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इशू के टाइम फेस वैल्यू से कंपेयर करो, फिर रिडम्पशन के टाइम भी फेस वैल्यू से कंपेयर करो। क्लियर है? तो क्या पहला एंट्री तो फिक्स है? हाँ, पहला एंट्री तो फिक्स है। जब तक क्वेश्चन आपको ये नहीं बताया एप्लीकेशन में इतना, अलॉटमेंट में इतना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तब तक सारा का सारा पैसा हम यही मानेंगे कि एक साथ में ही कंपनी मंगवा लेती है, और प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है। तो कितना होगा? 80 रुपीज कंपनी के पास आ जाएंगे फ्रॉम दी एप्लीकेशन। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी इशू करेगी, अलॉट करेगी। अलॉट करेगी तो क्या एंट्री करेगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज। लेकिन कंपनी के लिए लाइबिलिटी कितनी रहेगी? वो तो फेस वैल्यू से नीचे भैया कभी होती ही नहीं है, 100 रुपए। तो 20 रुपए क्या हो गया आपका? ये आपने क्या किया? डिस्काउंट दिया ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20 रुपए का कंपनी के लिए क्या है, ये कैपिटल लॉस ही है। क्लियर है? ऐसा हमेशा तो होगा नहीं, कभी कभी जो भी ट्रांजेक्शन कभी कभी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इन नेचर। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। क्लियर है ये चीज? ये केस भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। देखो हमने अभी तक 5 केस पढ़ चुके हैं कि जब पार में इशू करेगा, रिडम्पशन पार में करेगा तो क्या अकाउंटिंग करना है, पार में इशू करेगा और प्रीमियम में रिडीम करेंगी कंपनी तो क्या अकाउंटिंग करना है, प्रीमियम में इशू करेगी, रिडम्पशन पार में होगा तब क्या अकाउंटिंग करना है, इफ प्रीमियम में इशू करेगी और रिडम्पशन भी प्रीमियम में होगा तब क्या करना है, एंड इफ कंपनी डिस्काउंट में इशू करती है और रिडम्पशन एट पार होगा तो क्या अकाउंटिंग एंट्री है। तो यानी एक्स्ट्रा जो वो एक एंट्री है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका काम कब आएगा, जब जब कंपनी अपने डिबेंचर्स प्रीमियम में रिडीम करेगी तभी उसका काम आने वाला है, वरना उसका कोई काम नहीं है। क्लियर है आप लोग को? आइए लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 80, रिडम्पशन वैल्यू 110। सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। क्लियर है? बट एग्जाम में क्या होगा, ज्यादा फिगर्स इधर उधर होगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा अपना। अपने को कंसेप्ट पे फोकस करना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो हम दुनिया की कोई भी बुक किधर से भी कैसा भी क्वेश्चन आए अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये केस क्या हो गया, इशूड एट डिस्काउंट। ओ माय गॉड, डिस्काउंट में इशू किया मतलब इशू करने के टाइम ही कंपनी ने नुकसान खा लिया, और रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, इशू के टाइम भी नुकसान, रीपेमेंट के टाइम भी नुकसान। ऐसा कंडीशन जब भी होगा, देखो इशू के टाइम डिस्काउंट नुकसान होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और रिडम्पशन के टाइम जब नुकसान होने वाला है उसको अपन बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन जब दोनों ही केसेस एक साथ में हो, देन ये दोनों ही एक जैसे ही अकाउंट है, दोनों सगे भाई है, जुड़वा भाई की तरह, तो अपन क्या करेंगे, एक ही अकाउंट यूज करेंगे, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फिर हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यूज नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? फिर से ये पॉइंट मेरा सुन लेना। क्लियर है? सबसे पहला एंट्री तो क्या होता है, वही एप्लीकेशन रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए आएगा, इशू प्राइस 80 रुपए। अब क्या करने वाले हैं, अलॉट करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर। लाइबिलिटी तो फेस वैल्यू जितनी ही होती है मेरी। अभी तो मैंने एक डिबेंचर का एग्जांपल लिया हर केस में। जब एग्जाम में क्या होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई कर देना उससे, सिंपल। 80 रुपीज तो मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये भी पता है फ्यूचर में एक्स्ट्रा देना है, तो उसको हम अलग कर लें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना एक्स्ट्रा देना है, 10 रुपए। इसका मतलब डिस्काउंट दिया 20 का और लॉस होने वाला है फ्यूचर का 10। तो यहाँ पे हम कंबाइंड एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको अपन बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 30 रुपीज से 20 रुपीज स्टार्टिंग का, 10 रुपीज लास्ट का, एक साथ में। देखो अकाउंटिंग एंट्री आपका मैच हो गया। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। क्लियर है? इफ आपको ये केसेस क्लियर है, केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 6, तो अब आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं रिलेटेड टू जहां पे इश्यू और रिडम्पशन का कंडीशन साथ में दिया हुआ है। क्लियर है? तो फटाफट क्या कीजिए, अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन कर लीजिए। कहीं पे भी दिक्कत आएगा बार बार थोड़ा सा सुनिएगा, रिवाइंड करके केसेस को देखिएगा क्या किस मोमेंट में अकाउंटिंग होता था, और अभी के अभी हाथ के हाथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन कीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो अपना ये वाला पार्ट भी रिवाइज हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट कि जब भी हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश,
कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई एसेट्स खरीदेंगे या किसी का बिजनेस एक्वायर करेंगे, उसके बदले में हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक चीज क्या ध्यान में रखनी है अपने को कि कंसिडरेशन अदर देन कैश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि निकालना होता है कि कंपनी ने डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं वो निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे निकालेंगे, हमेशा जितना अमाउंट हमें डिबेंचर्स में पे करना है, जितना अमाउंट अपने को डिबेंचर्स में पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर। कान खोल के सुन लेना, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करना है, कभी भी फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है या रिडम्पशन वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है। अपने को किससे करना है, इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स। तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या हो सकता है, या तो हमने क्या किया होगा, एसेट परचेज किया है, अगेंस्ट एसेट हम क्या दे देंगे, डिबेंचर्स दे देंगे। एसेट खरीदा, उसके बदले में डिबेंचर्स दे देंगे। या फिर बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज करने का मतलब किसी के बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटीज हमने परचेज करी है, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं। सपोज पहला केस डिस्कस करते हैं, या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। लेट्स से सपोज हमने एसेट एक्वायर करी है, हमने एक एसेट परचेज करी है। कौन सी एसेट, सपोज एक मशीन परचेज करी है, मशीनरी खरीदी है हमने 1,00,000 रुपए की, तो और इसका हमें पेमेंट करना है डिबेंचर्स देके। अब डिबेंचर्स को कैसे भी इशू कर सकते हो, यू कैन इशू डिबेंचर्स एट पार, यू कैन इशू डिबेंचर्स एट प्रीमियम, यू कैन इशू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जैसे चाहे वैसे डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। क्लियर है मेरी बात, ये समझ में आ रही है तुम लोग को। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या निकालना होता है, अब देखो कंपनीज डिबेंचर कैसे भी इशू कर सकते हैं, पार भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकती है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होगा, हमने एसेट परचेज किया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट या वेंडर अकाउंट बोल सकते हैं, जिससे भी हमने परचेज किया उसका नाम आ जाएगा। क्लियर है, सबसे पहला तो हमने एसेट खरीदा तो यही आएगा, बीइंग एसेट परचेज्ड। अब एक चीज अच्छे से सुनना कि इस वेंडर को जिससे हमने एसेट खरीदा है, इस पूरा का पूरा पेमेंट अगेंस्ट डिबेंचर करें तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है हम थोड़ा पैसा कैश दे दें, थोड़ा पैसे से चेक पेमेंट कर दें, थोड़ा का बिल्स पेबल कर दें, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट कर दें, एंड थोड़े के लिए डिबेंचर्स। लेकिन हमें क्या करना है, जितनी अमाउंट के लिए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उसी के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है कितने डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। क्लियर है, इफ आपने पार इशू करोगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, जितना क्या ये तो कंसिडरेशन होगा, जितना पेबल है, जितना अपने को पेबल है उतने से अपन अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इफ डिबेंचर्स दिए हैं तो जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये तो हमेशा फेस वैल्यू से होगा। अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड हमेशा निकलेगा आपका इस तरीके से, जितना अमाउंट डिबेंचर्स में पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, चाहे वो पार है तो पार, प्रीमियम है तो प्रीमियम वाला प्राइस, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वाला प्राइस। इज इट क्लियर है, तो ये आ जाएगा फेस वैल्यू से आपका यहाँ पे। इफ प्रीमियम में किया होगा तो आपके पास क्या आएगा, एसपीआर आएगा, प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम
एंड इफ डिस्काउंट में इशू किया है तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगा इधर और आपका अकाउंटिंग मैच हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग उनको कुछ पैसा कैश या बैंक के थ्रू दे तो वो भी आ सकता है, कुछ पैसे के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो वो सारा भी हो सकता है, बट अपने को दिमाग में क्या रखना है कि जितने अमाउंट के लिए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालना है अपने को। क्लियर है? अमाउंट पेबल इन डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ये तो होता है जब हम एसेट परचेज करते हैं। सपोज हमने बिजनेस एक्वायर किया, सपोज हमने क्या किया है, बिजनेस एक्वायर किया। इफ हमने बिजनेस एक्वायर किया तो अपन क्या करेंगे, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो क्या होता है, हम बिजनेस कभी भी परचेज करेंगे। सपोज हम क्या कर रहे हैं, किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो हम किसी का बिजनेस जब परचेज करते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या होता है, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आते हैं। अब वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे बुक्स में बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अपने बुक्स में उसको एसेट दिखाएंगे। जो भी एसेट्स होगी उस नाम, अलग अलग एसेट्स का नाम रहेगा, उनका नाम लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, और जितनी लायबिलिटीज आएगी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे अपन। उसके बाद में क्या होने वाला है, फिर परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं, जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन, कितने रुपए में आपने बिजनेस परचेज किया है वो आपको पता होना चाहिए। इफ आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं पता तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे कैसे पेमेंट करना है, कितना डिबेंचर्स इशू करना है। क्लियर है? तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब परचेज कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे, कितना पेमेंट पार्टी को देना, अभी तो देंगे नहीं, तो वो हो जाएगा टू उस पार्टी का नाम, वेंडर अकाउंट। ये चीज क्लियर है अपना? ठीक है। अब देखो परचेज कंसिडरेशन हमने निकाल लिया, माइट बी पॉसिबल सपोज नेट एसेट 10 लाख रुपए का था, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख रुपए, तो 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों देते हम, कोई भी एसेट का 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों देंगे हम। नेट एसेट यदि हमारे घर में 10 लाख की आ रही है और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख, ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ द गुडविल। राइट, एकदम करेक्ट। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये अपना बैलेंसिंग फिगर होगा। ऐसा भी हो सकता है 10 लाख का नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, लिख के रखना, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, नेट एसेट का मतलब होता है जितना एसेट हमने एक्वायर किया माइनस, जितना एसेट्स हमने एक्वायर किया है माइनस लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज भी हम साथ में एक्वायर कर रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? इफ इसके बदले में हम परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे, यदि परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, इसको सॉल्व करके पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने गुडविल का पेमेंट किया है। और इसको सॉल्व करके यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा फायदा है कि 10 लाख का नेट एसेट्स घर पे आया और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 8 लाख, तो 2 लाख का फायदा ना, दैट 2 लाख इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये। क्लियर है? ये तो होता है पहला एंट्री, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड ऑफ सो एंड सो कंपनी, या जो कुछ भी होगा। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट एंट्री। अब क्या करना है, जिससे से भी हमने उसका बिजनेस खरीदा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे भी कर सकते हैं हम उसको कैश दे सकते हैं, बैंक दे सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं, या फिर डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। क्लियर है? इफ डिवेंचर इशू करोगे तो कैसे करोगे, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, किसी भी तरीके से अपन इशू कर सकते हैं। इफ हमने जैसे भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। वो कैसे निकालेंगे, जितना डिवेंचर्स में अमाउंट पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा अपना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये तो होगा पेबल से।
जितना हमें पे करना है ये होगा अपना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड इनटू फेस वैल्यू। फिर यदि हमने प्रीमियम में इश्यू किया है तो क्या आ जाएगा 2 SPR, और इफ हमने डिस्काउंट में इश्यू किया है तो क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा अपने पास में। क्लियर है? हाँ, अदर मोड्स भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाला एंट्री में देखा था कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश आ जाएगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक भी आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट कर रहे हैं तो बिल्स पेबल भी आपका हो सकता है। बीइंग अकाउंट सेटल्ड, बीइंग अकाउंट settled by issue of dash number of debentures at the rate, जितने में हम इशू करेंगे तो ये अपना नरेशन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है कि कंसीडरेशन अदर देन कैश में अपने को क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। क्लियर है? इफ आपको ये क्लियर है तो अभी हाथ के हाथ क्या करो, कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक ओपन कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्लियर है? इफ नहीं समझ में आएगा तो एक बार और जाके फिर से सुनिए किस सिचुएशन में कैसे क्या कैलकुलेट करना था, कब गुडविल आएगा, कब कैपिटल रिजर्व आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड हमें कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। क्लियर है? तो फटाफट इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी। तो अपना नंबर 6 भी कवर्ड हो गया, रिवाइज कर लिया हमने अच्छे से, तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा। कोई भी दिक्कत होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है डीके गोयल का बुक में भी है जहां पे तुम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है। क्वेश्चन तुमको ये नहीं बता रहा कि तुमने जो एसेट परचेज किया वो कितने रुपीज में परचेज किया, लेकिन एकदम ईजी है। तुम ये देख लो कि उसको परचेज करने के लिए आपने पेमेंट क्या क्या किया है, सारा पेमेंट यदि आप टोटल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस एसेट को तुमने कितने रुपीज में परचेज किया है। क्लियर है? तो आओ नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या होता है ये कोलैटरल सिक्योरिटी? जब भी हम डिबेंचर्स को एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हैं उसको कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं भैया। क्या बोलोगे? जब भी डिबेंचर्स एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी जब फर्स्ट मॉर्गेज फर्स्ट सिक्योरिटी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उसके बदले में सेकेंडरी सिक्योरिटी देना पड़ता है, उसको अपन कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करेंगे। तो इसके अंदर देखिए दो मेथड्स है, आपको दो मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड है कि हम जो ये डिबेंचर्स, फर्स्ट मेथड क्या है कि हम लोग ये जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम इसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। नो accounting is done for issue as collateral security। इसका अपन क्या करेंगे, कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करने वाले। जस्ट होल्ड ऑन, मैं चार्ज लगा दूं वरना सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कहा थे कि नो अकाउंटिंग इज डन फॉर, मतलब इस कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, प्रैक्टिकली हमने कुछ दिया है क्या, हमने तो गारंटी दी है कि बाय चांस जो हम फर्स्ट सिक्योरिटी दे रहे हैं यदि उससे आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाए तो ये भी हम आपको दे देंगे, ये डिबेंचर्स भी हम आपको दे देंगे, इसको आप मार्केट में बेचना या फिर आप क्या करोगे। डिबेंचर्स होल्डर तो नॉर्मली क्या होता है, सिक्योर्ड होते हैं, उनका कम से कम फ्लोटिंग चार्ज तो होता ही है एसेट्स पे, तो कंपनी जब बंद हो रही होगी वो लाइन में पहले आके खड़े हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड से कम सिक्योर्ड तो बन जाएंगे। क्लियर है? तो वो बोलता है कि हम कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे सेकेंडरी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली इशू ही नहीं किया। जब इशू ही नहीं किया तो अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो सपोज पहले तो क्या होगा, हम बैंक लोन लेंगे, लेट्स से एग्जांपल एबीसी कंपनी took a bank loan of rupees 5 lakh and issued 500
12% debentures of face value ₹100 each as collateral सिक्योरिटी। ठीक है, एबीसी कंपनी ने एक बैंक लोन लिया, बैंक में फर्स्ट मॉर्गेज रखा होगा, बैंक सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी बैंक को बोला कि लीजिए ये 500 डिबेंचर्स हम गारंटी देते हैं, हम आपको जवान देते हैं कि ये 500 डिबेंचर्स आपके हो जाएंगे इफ हमने कोई डिफॉल्ट किया और आपने हमारी फर्स्ट मॉर्गेज को बेच दिया और आपका पैसा रिकवर्ड नहीं हुआ, तो ये डिबेंचर्स भी आपके हो जाएंगे। बट देखो हमने क्या यहाँ पे इशू किया है क्या? प्रैक्टिकली तो इशू नहीं किया। तो पहला तरीका क्या है, हम अकाउंटिंग करेंगे नहीं इसका, तो बैंक लोन जो लिया उसका अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, 5 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने बैंक लोन वर्ड यूज किया है। इफ क्वेश्चन में कोई बैंक का नाम होगा या जिससे भी लोन लिया उसका नाम होगा तो उसका नाम अपन को लिखना है। बैंक लोन टेकन and issued 512% debenture as collateral security। नरेशन में बता दिया, पहले तो हमने जब अकाउंटिंग कर रहा था अकाउंटेंट तो उसने नरेशन में लिख दिया। अब देखो नरेशन तो हमारा यूजर्स के पास नहीं जाते ना, जर्नल एंट्रीज हम अपने यूजर्स को नहीं बताते, यूजर्स तो हमारी बैलेंस शीट देखते हैं, यानी उनको हमें बताना पड़ेगा कि हमने जो ये लोन लिया है उसके अगेंस्ट में जो फर्स्ट मॉर्गेज है वो तो हम शो करते हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है, सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी भी कंपनी ने बैंक के पास रख रखी है, तो ये अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा। जब हमने अकाउंटिंग करी ही नहीं है तो यूजर्स को पता है कैसे? तो हमने पढ़ा था कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती थी, होने या नहीं, फ्यूचर के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता था, उसको अपन कहां दिखाते थे, नोट्स टू अकाउंट्स में। सिमिलरली ये क्या है आपके लिए, दिस इज वन ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी इफ कंपनी डिफॉल्ट करती है, फर्स्ट मॉर्गेज से पैसा रिकवर नहीं होता है, तब इसको इशू करने का बारी आएगा ना। क्लियर है? तो इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट और ट्रांजैक्शन। तो ये क्या हो गया आपके लिए, कंटिंजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, देखो बैंक लोन कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, मैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट नहीं सिखा रहा, बता रहा, डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, नोट्स टू अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन सीखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स बनाएंगे, जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर क्या दिखाएंगे, बैंक लोन शो करेंगे। बैंक लोन तो शो करना पड़ेगा अपने को, बैंक लोन रुपीज यहाँ पे 5 लाख। अब हमारे यूजर्स को तो अभी भी नहीं बताया हमने कि हमने सेकेंडरी सिक्योरिटी में 500 डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो कैसे बताएंगे, जहां पे आप ये लोन लिखोगे उसके नीचे में जस्ट लिख के बताएंगे हम लोग, नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे, इशूड 512% debentures of face value ₹100 each as collateral security। बस इतना ही अपने को करना है। पहले मेथड में जहां आप कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, वहां पे आपको क्या करना है, बस इतना पार्टी आपको शो करना है, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है, समझ में आया? इसी को दूसरे मेथड से भी समझते हैं जो हमने पहले भी एक बार किया था। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड क्या बोलता है, अकाउंटिंग is done for debentures issued as collateral security। हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। अभी तो भैया बोला नहीं करेंगे, हाँ वो एक तरीका था, कंपनी का तरीका हो सकता है, वो अकाउंटिंग नहीं करते, डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में अपने यूजर्स को बता देते हैं। तो अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, एग्जांपल सेम ऊपर वाला ही कंटिन्यू है,
ऊपर वाला ही एग्जांपल अपन क्या करते हैं, नीचे कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ऊपर वाला एग्जांपल ही हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट ले लिया। सेम एग्जांपल को समझते हैं। तो लोन लिया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक का नाम वाम पता है नहीं, जिससे लोन लिया उसका नाम पता है नहीं, तो एक बार हमने बैंक लोन लिख दिया। बीइंग लोन टेकन। यहां तक क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है। अब देखिए कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि आप अकाउंटिंग करो, जो आपने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज बैंक को दे रखा उसकी अकाउंटिंग करो। हे भगवान, अभी तक तो सीखा था, पैसा आता तो हम लोग कर लेते, कैश अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हमारे पास तो कैश भी नहीं आया, उससे पहले हमने सीखा था कैश नहीं तो कभी कभी एसेट्स आती है, तो हम कर देते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, लेकिन बोल रहे अकाउंटिंग करो कि जो 500 डिबेंचर्स आपने दिए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी अकाउंटिंग करो। अरे भाई कैसे अकाउंटिंग करें, इसकी अकाउंटिंग करे तो करे कैसे, क्रेडिट तो कर दिया चलो, अब डेबिट किसको करे बताओ। क्या सच में ये इश्यू कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या होगा फ्यूचर में इश्यू करना पड़ सकता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो हम कौन सा अकाउंट ओपन, हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस है ना, इशू करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। क्लियर है ये चीज। एक बार एक काम करते हैं, इसको 5000 डिबेंचर्स पकड़ लेते हैं। तो 5000 डिबेंचर्स पकड़ने से क्या होगा, अपना अमाउंट अच्छा आएगा, तो 5 लाख हो जाएगा ये। क्लियर है ये चीज, आया समझ में कि जब भी कंपनी चाहे, क्वेश्चन आपसे चाहे कि आप कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग करके दिखाओ, तो आपका अकाउंटिंग क्या होगा, ये वाला आपका अकाउंटिंग होने वाला है, ये वाला अकाउंटिंग आप करोगे। आया समझ में, कोई डाउट है किसी को भी, किसी को भी डाउट इस केस में। तो ऐसा कर तो दिया, तो भैया क्या बैलेंस शीट में भी कुछ चेंजेस आएगा क्या। पहले तो नरेशन, बीइंग डिबेंचर issued as collateral security। अब बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, अब देखो नोट्स टू अकाउंट्स अपना बदल जाएगा। अब हमें यूजर्स को ब्रैकेट में बताने की जरूरत नहीं है, हमने उसकी अकाउंटिंग करी है ना, तो मेरा नोट्स टू अकाउंट्स अब एकदम प्रॉपर्ली बनेगा। नोट्स टू अकाउंट्स कैसा बनेगा, जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो नोट्स होगा वो कैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स आपका कैसे बनने वाला है, क्या करोगे, सबसे पहले बैंक लोन 5 लाख, फिर आपने डिबेंचर्स भी तो आपके लोन में ही आएगा, 12% डिबेंचर्स 5 लाख क्रेडिट किया था। अब देखो इसका क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का क्या करना है आपको, इसका क्या करोगे, इसका तो डेबिट बैलेंस आएगा जब इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो बचपन में पढ़ा था, कोई भी लेजर जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो तो एसेट होता है, तो उसको एसेट साइड में शो करना चाहिए। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे, सिंस शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है, तो वो बोलता है ये कोई प्रैक्टिकली तुम्हारी एसेट थोड़ी ना है, एसेट तो है नहीं, तो क्या करो इसको लायबिलिटी साइड में, रदर देन शोइंग इट ऑन द एसेट साइड, हम क्या करेंगे इसको लायबिलिटी में एज ए नेगेटिव दिखाएंगे। कैसे, इमीडिएटली यहां से हम माइनस कर देंगे, माइनस डिबेंचर सस्पेंस। तो भैया फायदा ही क्या हुआ, नेट इंपैक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। यस, नेट इंपैक्ट इसका कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, एक कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट ट्रांजैक्शन का हमारा कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता। जस्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग एंट्री करके बताओ, तो अकाउंटिंग एंट्रीज करके बता दिया, और फिर नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी तो शो करना पड़ेगा, तो हमने बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन शो कर दिया। सो दीज आर द टू मेथड्स कि कोलैटरल, जब भी आप डिवेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करोगे, तो ये दो मेथड से हो सकता है, या तो आप अकाउंटिंग करोगे या अकाउंटिंग नहीं करोगे। जब अकाउंटिंग नहीं करते तब जर्नल पास नहीं करना कोलैटरल सिक्योरिटी का, डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे,
लिख के बता देंगे। लेकिन इफ आप अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे तो हमें अकाउंटिंग एंट्री ये पास करनी पड़ेगी, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ये क्यों? क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना होगा या नहीं होगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, जहां शो करेंगे वहीं नीचे में वापस डिवेंचर सस्पेंस को अपन माइनस करके शो कर देंगे। इज इट क्लियर? आई होप कोलैटरल सिक्योरिटी वापस से आप लोग को क्लियर है। अब इससे रिलेटेड फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सो अपना ये वाला पार्ट भी हो चुका, ये भी डन। अभी क्या सीखना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन होता है, जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इश्यू करते हैं, ठीक है, या फिर प्रीमियम में रिडम्पशन करना होता है, तब हम अकाउंट ओपन करते हैं ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब डिस्काउंट में इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये तो क्या है, कंपनी के लिए लॉस है। नॉर्मली हमने देखा है कि लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, लॉसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो यही जस्ट राइट ऑफ करने का अकाउंटिंग एंट्री और किस तरीके से अपने को राइट ऑफ करना है, वो पार्ट अपन अब सीखेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग आराम से साथ साथ में पॉज करके मेरे नोट्स भी उतार रहे हैं, ठीक है। जिस शिद्दत से मैं कर रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी से करो। जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करो तो साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। एंड सच में मजा आ रहा है, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक कर लो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो ताकि भला हो जाए, भैया का भी थोड़ा सा नाम हो जाए, है ना। तो क्या होगा नेक्स्ट, क्या पढ़ना है अपने को, राइटिंग ऑफ discount oblique loss on issue of डिवेंचर अकाउंट। जब भी सबसे पहले ध्यान रखना, कभी भी आपको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कोई भी बिजनेस के लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं, इट इज रिटन ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपन शो करते हैं। तो राइट ऑफ करने का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब बुक्स में इनको रिकॉग्नाइज किया था तब क्या किया था, डेबिट किया था। अब बुक से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, बात एक ही है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट नहीं हुआ तुम्हारे बुक्स में तो क्या लिख सकते हैं, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? बीइंग अमाउंट रिटन ऑफ, यानी राइट ऑफ एंट्री करना इतना सिंपल है। ये होता कब है, ये होता कब है, हमेशा ध्यान रखना, इट इज पास्ड एट ईयर एंड। इफ आपका ईयर 31 मार्च को, हम तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो एवरी 31 मार्च को ये राइट ऑफ का एंट्री होगा। तो भैया इसको क्या टुकड़ों में राइट ऑफ करना होता है ना, कैसे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ऑफ कैसे करें। इफ क्वेश्चन में नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट टू रिमेंबर राइट ऑफ के लिए आपका पॉइंट्स क्या क्या आपको याद रखना है, पॉइंट क्या याद रहे, पॉइंट टू रिमेंबर, अच्छे से फोकस से क्वेश्चन में देख लेना। इफ टेन्योर ऑब्लिक लाइफ ऑफ डिवेंचर इज नॉट मेंशन्ड, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि हमने जो डिवेंचर, कंपनी ने जो डिवेंचर इश्यू किए हैं उसको कितने साल के लिए किया, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नॉर्मल लिखा है डिवेंचर इश्यू किया है एंड वो भी है डिस्काउंट या फिर प्रीमियम में रिडम्पशन होगा। तो उस कंडीशन में जितना भी आपका डिस्काउंट या लॉस के अकाउंट में अमाउंट आएगा ना, वो सारा का सारा आप उसी ईयर एंड में राइट ऑफ कर लोगे। इफ टेन्योर ऑब्लिक लाइफ ऑफ द डिवेंचर इज नॉट मेंशन्ड, then complete amount of discount or loss is written off
इन द ईयर ऑफ इशू, जिस साल आपने इशू का एंट्री किया उसी साल ईयर एंड में जाके क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट ऑफ का एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इफ लाइफ ऑफ डिबेंचर इज mentioned, then amount will be written off as per straight line method। याद है डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड करते थे, जैसे कि लेट से सपोज आपने क्या किया, एक एसेट खरीदी है 1 लाख रुपए की और आप उसको 10 साल यूज करोगे, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा, 10,000 10,000 10,000, राइट। तो जब भी क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स का लाइफ दिया हुआ रहे और डिस्काउंट अमाउंट तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितने में हमने इशू करने के टाइम डिस्काउंट दिया, फिर कितना प्रीमियम में रिडीम करना है वो हमारा निकल जाएगा लॉस का अमाउंट। तो राइट ऑफ अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। कैसे राइट ऑफ करेंगे हम लोग, एवरी ईयर कैसे निकालें, कितना कितना, और जब भी कब राइट ऑफ होगा, पहला बात फिर से बोलो, यस ईयर एंड में। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, लॉस है तो लॉस का अकाउंट अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसे निकालना है, टोटल डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस अमाउंट, जितना भी उस अकाउंट में है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ डिबेंचर। 5 साल है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 3 है तो 3, ऐसे करके हर साल कितना रुपए राइट ऑफ करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1012% डिबेंचर, ठीक है, फॉर 5 years, फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू किया हमने 80 रुपए में, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। तो बताओ हमने कितना का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो गया, 20 रुपए पर डिबेंचर। देखो डिस्काउंट पूछे तो क्या करना है, फेस वैल्यू को इशू प्राइस से कंपेयर करना है, और प्रीमियम में कितना रिडीम करें उसके लिए क्या करना है, फेस वैल्यू को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर करना होता है, हमेशा फेस वैल्यू से कंपैरिजन चलेगा अपना। तो डिस्काउंट 20 इंटू 1000 डिबेंचर, यानी 20,000 का हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। सिंस यहाँ पे लाइफ मेंशन है तो एवरी ईयर कितना राइट ऑफ करेंगे, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर कितना होगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी एवरी ईयर 4,000 हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। तो इसका मतलब 16,000 तो रह जाएगा ना। देखो 20,000 टोटल है, 20,000 में से 4,000 तो कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने राइट ऑफ कर दिया। तो बाकी 16,000 क्या है तुम्हारा, बाकी 16,000 है फिक्टिशियस एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। क्लियर है आपको, आई होप आपको क्लियर है कि राइट ऑफ कैसे करना है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हो रही है, जब आप लंप सम में पेमेंट करते हैं तब आप राइटिंग ऑफ का अमाउंट कैसे निकालोगे, जब भी whenever payment is done, पेमेंट नहीं ऐसा लिख देता हूं, रिडम्पशन इज डन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन इज डन इन इंस्टॉलमेंट, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब हम लोग क्या करेंगे,
amount is written off in the ratio of amount utilized। ये भैया समझ में नहीं आया, इतना देर सब समझ में आ रहा था, ये बाउंस हो गया हम लोग का। देखो आराम से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आराम से एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल, कंपनी ने 1012% डिवेंचर इशू किए, इशूड फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू प्राइस 80 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू 120 रुपए, ठीक है। कंपनी विल रिडीम मेक redemption in following manner। कंपनी कैसे एक साथ में रिडीम नहीं करेगी। ईयर 1 20,000, ईयर 2 30,000, ईयर 3 फिर कुछ भी नहीं, ईयर 3 में कुछ भी नहीं, फिर ईयर 4 में जाके वो 30,000 का रीपेमेंट करेगा, एंड ईयर 5 में 20,000 कंपनी ऐसे रिडम्पशन करेगी। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि हर साल कितना राइट ऑफ करना है। जब कभी भी आपको इस तरह का डेटा रहे, इंस्टॉलमेंट, देखो एक साथ में तो पेमेंट नहीं करी, लमसम है नहीं, इंस्टॉलमेंट में, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करें। कैलकुलेट amount to be written off every year। सबसे पहले बताओ कि हमारा डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हुआ कितना। पहला एंट्री करना होगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 1000 डिबेंचर्स थे जिसको हमने इश्यू किया 80 रुपीज में। क्लियर है, कितना हो गया 80,000 being 12% debenture application and allotment account being application money received। उसके बाद क्या करें, अलॉट करेंगे। अलॉट करेंगे तो क्या होगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 80, 80,000 रुपए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस अकाउंट क्यों ओपन हुआ, क्योंकि ये केस कौन सा हो गया, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो वहां पे हम एक ही अकाउंट ओपन करते हैं। 1000 इंटू 40 रुपीज, 40,000 टू 12% डिबेंचर। ये तो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा अपना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूचर में तो 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो 20 रुपए का ही प्रोविजन बनाएंगे। 20,000 अकाउंटिंग एंट्री में नरेशन सेम होगा, जो मैंने इतनी देर से लिखते जा रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। अब एवरी ईयर कितना राइट ऑफ करना है वो निकालना है। क्लियर है, एवरी ईयर हमें कितना राइट ऑफ करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करें, हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज कैलकुलेशन
of amount to be written off every year। अब देखो ये निकालने के लिए आपको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितना फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट ड्यू था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो जैसे ईयर 1 में ईयर्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ईयर 1 के स्टार्टिंग में पूरा का पूरा 1 लाख, हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख आउटस्टैंडिंग था, क्लियर है। उसके बाद में ईयर 1 के एंड में हमने क्या किया, 20,000 का पे कर दिया। तो ईयर 2 के बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग होगा, हमेशा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग देखना है, एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर चेक करना है अपने को, कितना होगा 80,000। फिर ईयर 2 के एंड में हमने क्या किया, और 30,000 पे कर दिया होगा कंपनी ने, तो ईयर 3 के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना होगा 50,000। फिर ईयर 3 के एंड में 1 रुपए भी पे नहीं किया, तो ईयर 4 के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना होगा, ईयर 4 के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना होगा, उतना ही 50,000। फिर ईयर 4 के एंड में आपने क्या किया, 30,000 का पे कर दिया, तो ईयर 5 के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000। फिर ईयर 5 के एंड में आपने 20,000 पे कर दिया, मतलब लायबिलिटी 0 हो चुकी है आपकी। इसी के रेशियो में क्या बोला, अमाउंट यूटिलाइज्ड के रेशियो में, जिस रेशियो में आपने अमाउंट यूटिलाइज किया है उसी में आपको राइट ऑफ करना है। अब रेशियो कैसे बनेगा, 100, 80, 50, 20, इसको और छोटा कर सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10, 8, 5, 2, 2। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में 27 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपने को राइट ऑफ करना है, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ। जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा, जब भी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आप हमेशा ये कॉलम बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे और एवरी ईयर कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है आपका एकदम करेक्ट निकलता जाएगा। अब हमारा डिस्काउंट का अमाउंट में था कितना 40,000, उसको राइट ऑफ करना है। पहले साल कितना करेंगे 40,000 इंटू 10/27, जो आंसर आएगा वो राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट ईयर 40,000 इंटू 8/27, उसके नेक्स्ट ईयर 40,000 इंटू 5/27, उसके नेक्स्ट ईयर 40,000 इंटू 2/27, देन 40,000 इंटू 2/27। इस तरीके से हम लोग राइट ऑफ का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोग को क्लियर है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, एंड रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड अभी के अभी सारा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो अपना ये वाला पार्ट भी डन, पॉइंट नंबर 8 भी डन। लास्ट दो छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें क्या है, इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट के टाइम कंपनी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगी और कैसे इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट एंड टीडीएस का कंसेप्ट, ये दोनों पैरेलल एक साथ चलते हैं। इंटरेस्ट एंड टीडीएस का कंसेप्ट, इंटरेस्ट एंड टीडीएस। देखो क्या होता है, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर होल्डर को, सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, बट जिसको ये इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए क्या है, इट इज एन इनकम फॉर दैट पर्सन। अब हमारे इंडिया में लॉ है कि कोई भी इंसान कितना भी अर्न करे उसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए बाय फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इफ वो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा क्या कौन सा इंसान कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इफ वो पता नहीं चलेगा तो क्या गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस नहीं आएगा तो क्या होगा, उसके पास डेवलपमेंट नहीं होगा, रोड्स ब्रिजेस कुछ भी नहीं होगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट इतने से लोग काम करते हैं, वहां पे पॉसिबल नहीं है कि हमारा 135 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया थ्रू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स चैप्टर, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो कि टीडीएस बोल के कोई कंसेप्ट होता है जहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो इंसान इनकम देता है
वही इंसान आपका टैक्स अपने पास रख लेगा और गवर्नमेंट के पॉकेट में डिपॉजिट कर देगा। डिटेल में इतना जानना है तो जब आप फ्यूचर में कोई भी प्रोफेशनल स्टडीज करेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा टीडीएस का चैप्टर रहेगा। क्लियर है? तो कंपनी यहाँ क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, बट डिवेंचर होल्डर गवर्नमेंट को अपनी इनकम डिस्क्लोज करे या नहीं करे तो गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के ऊपर बाउंडेशन लगा दिया कि जब जब आप अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करोगे, लेट्स से सपोज एक एक्स पर्सन को कंपनी को 100 रुपए का डिवेंचर इंटरेस्ट देना है, तो 100 रुपए कंपनी के लिए एक्सपेंस, कंपनी तो एक्सपेंस क्लेम कर लेगी अपने बुक्स में और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जिस पर्सन के हाथ में वो इनकम गई, यदि वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करे तो गवर्नमेंट को तो दोनों तरफ से नुकसान। इधर क्या हुआ, कंपनी को एक्सपेंसेस क्लेम हो गए तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हुआ और टैक्स कम हो गया, और वहां पे उस पर्सन, जिस पर्सन के हाथ में ये इनकम गई है, उसने डिस्क्लोज किया नहीं तो गवर्नमेंट के पॉकेट में टैक्स आया नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है जब भी आप ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे, जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टीडीएस टैक्स डिडक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट। ऐसा क्यों किया, बिकॉज कंपनीज लिमिटेड है, इंडिया में कंपनीज लिमिटेड है, वहां पे हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कंपनीज के ऊपर रेगुलेशंस आ गई कि जब जब कंपनीज इंटरेस्ट पे करेगी डिवेंचर्स में, देन दे हैव टू डिडक्ट टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन दैट इनकम। किस रेट से, क्वेश्चन रेट बता दे तो अच्छी बात है, वरना हमेशा इट इज एट द रेट 10%, टीडीएस हमेशा 10% से कटेगा। क्लियर है? तो अकाउंटिंग एंट्री कैसी होगी, जब कंपनी इंटरेस्ट देती है तो अकाउंटिंग क्या, कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट होगा ग्रॉस अमाउंट। ठीक है? फिर ये इंटरेस्ट किसी ना किसी पर्सन के लिए इनकम है, तो कंपनी बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, पूरा इंटरेस्ट आप उसको नहीं देंगे, उसमें से 10% गवर्नमेंट बोलती है मेरा हक है, उस पर टैक्स बनता है, तो आप वो डिडक्ट कर लेंगे। तो वो कंपनी क्या करेगी, डिडक्ट कर लेगी टू टीडीएस लाइबिलिटी बोल के। वाई लाइबिलिटी, बिकॉज ये कंपनी का पैसा नहीं है, कंपनी को तो जस्ट बोला गया है गवर्नमेंट ने कि आप डिडक्ट करके अपने पास रखो और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। लेट्स से सपोज यदि 100 रुपए का डिवेंचर्स बनता है, 100 रुपए का डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट बनता है, तो गवर्नमेंट क्या बोले, 10% उसका क्या करोगे आप, टीडीएस डिडक्ट करोगे, यानी 10 रुपए, बाकी हम किसको दे देंगे, डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 90 रुपीज, यानी डिवेंचर होल्डर के हाथ में कितना जाएगा, 90, बट उसका जाना तो चाहिए कितना, 100। तो वो तो चिल्लाएगा कि मेरा इंटरेस्ट बनता है 100, आपने मुझे 90 क्यों दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो, इफ आपको लगता है कि आपकी इनकम पूरी 100 है और उस पे आपका टैक्स नहीं बनता है, तो आप एक काम करो, ईयर एंड के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, डिस्क्लोज करो। इफ आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी आपका उस पे टैक्स नहीं बनेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 10 रुपए वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ज्यादा इन डिटेल इन डेप्थ नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तक आपके लेवल में इतना ही काम का है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ड्यू किया हमने, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। अब कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर देगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। फिर कंपनी क्या करती है, ईयर एंड में देखो, ये इंटरेस्ट की जो एंट्री है ना, ये हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हाफ ईयरली होगा तो पहला एंट्री 30 सितंबर, फिर 31 मार्च होगा, बट अकाउंटिंग एंट्री सेम ही होगा। क्लियर है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही है, फिक्स रहता है, कूपन रेट जो है। ईयर एंड में अपन क्या करेंगे, ईयर एंड में ये जो टीडीएस लाइबिलिटी है, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना, तो कंपनी क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड। बट प्रैक्टिकली ध्यान रखना, ये ना ईयर एंड में नहीं होता है,
जिस मंथ में आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए, फिर क्वार्टरली रिटर्न अपन फाइल करते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप ध्यान रखना, ईयर एंड में आप कर देना। अब देखो, आपने एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट ओपन किया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हमने सीखा था कोई भी नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, इट इज क्लोज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी क्या करेंगे, ईयर एंड में ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। तभी तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा कंपनी के, और कंपनी एक्सपेंस क्लेम करेगी। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बस इतना ही कंसेप्ट होता है आपका इंटरेस्ट एंड टीडीएस का। बस यही अकाउंटिंग एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो विद दिस वी हैव आल्सो कवर्ड आवर लास्ट टॉपिक फॉर द डिबेंचर्स। इससे ज्यादा डिबेंचर्स में आपका कुछ भी नहीं है। आई होप अब आप सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इफ अभी भी नहीं होता, फिर से रिवाइंड करना, अच्छे से सुनना एंड एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करना। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? इफ सब कुछ समझ में आ जाए तो आपको पता ही है करना क्या है। चलो, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।